हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की हमारी क्लास है वो है, आपको पता ही होगा, राजस्थान है जीके की। और राजस्थान जीके की ये हमारी कौन सी तीसरी क्लास है। इससे पहले हम दो क्लास कर चुके हैं। इस क्लास की बात करें तो आपके राजस्थान पुलिस सीटी 2024, पशु परिचारक भर्ती, आपके राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक, आपके संगणक और आपके राजस्थान की सारी वैकेंसी इसमें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भी आ जाती है। आपकी रीट भर्ती भी आ जाती है जो आगे आने वाली है। आपकी अभी संस्कृत विभाग में जो आपकी लेक्चरर की वैकेंसी निकली है 300 प्लस उसमें पोस्ट है, वो सारे के सारे जो वैकेंसी है उन सब के लिए राजस्थान जीके वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको राजस्थान जीके है, इसमें आपकी हिस्ट्री, आपके आर्ट एंड कल्चर और आपकी ज्योग्राफी, और साथ साथ में जो आपके सूजस में जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, सूजस और आपके आर्थिक समीक्षा और बजट, इनसे जिस जिस वैकेंसी में क्वेश्चन बनते हैं उन सभी वैकेंसी के लिए क्लास है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने पिछली क्लास देख ली होगी तो आपको पता ही चल गया होगा कि आपके लिए क्लास है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें आपको कवर करवाए जा रहे हैं। ये जो मैं क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, अभी हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की है इसमें सबसे पहले जो आपके पिछली जो वैकेंसी थी, पिछले वैकेंसी में जो आपके क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस को मैं सोल्व करवा रही हूँ। यानी कि उस आपको पता है कि हमारे राजस्थान में क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं, तो इनमें से भी रिपीट हो सकता है। दूसरी बात, जो क्वेश्चन बनता है उसी के इर्द गिर्द है वो, और जो अगला जो एग्जाम होता है उसमें बनता है, तो हमारे ये क्वेश्चंस भी कवर होने चाहिए। इसलिए ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, राजस्थान जन सूचना पोर्टल कब प्रारंभ किया गया था। 2019 में, 2020 में, 2021 में और 2018 में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन ए, 2019 में। अब हम बात करें कि आपसे सन भी पूछी जा सकती है। 2019 आपको पूरा पूछ ले किस डेट को किया गया था, तो ये आपके 13 सितंबर 2019 को स्टार्ट किया गया था जन सूचना पोर्टल। अब जब पोर्टल की बात आई गई है तो तीन चार पोर्टल हम और भी याद कर लेते हैं। जैसे आपका एक आता है जन सूचना के जैसे ही आता है जन कल्याण पोर्टल, जल कल्याण पोर्टल। इसी के साथ आपका, अगर आपसे पूछ ले कि ये जो जन कल्याण पोर्टल है ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 18 दिसंबर 2020 में। 18 दिसंबर 2020 में। अगर 20 का आपसे आया है तो आपको याद करना चाहिए। जैसे जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019 को प्रारंभ हुआ था, उसी प्रकार जन कल्याण पोर्टल 18 दिसंबर 2020 में प्रारंभ हुआ था। इसी के साथ आपका एक आता है ई नाम मंडी, ई नाम मंडी पोर्टल इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो अगर इससे पूछ ले कि ये कब प्रारंभ हुआ था, तो ये प्रारंभ हुआ था 14 अप्रैल 2016 को। 14 अप्रैल 2016 को। अब जब 14 अप्रैल की बात आई है तो इससे रिलेटेड एक आपका आता है किसान रथ ऐप, किसान रथ ऐप। ये भी आपके 14 अप्रैल को ही स्टार्ट हुआ था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको एक क्लास में इसको पढ़ाया भी है। तो 14 अप्रैल 2020 में स्टार्ट हुआ था, तो जब 14 अप्रैल का याद करें तो दोनों याद करें। तो ये आपकी चारों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको क्या याद करनी है कि जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019 को प्रारंभ हुआ था। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि जन कल्याण पोर्टल है वो कब स्टार्ट हुआ था, तो जन कल्याण पोर्टल है, ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा सही लिख देती हूँ, 2019। जन कल्याण पोर्टल 18 दिसंबर 2020, ई नाम मंडी पोर्टल 14 अप्रैल 2016, किसान रथ ऐप 14 अप्रैल 2020। तो इस क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने सारे कवर कर लिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, भारत में कौन से वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। 1972, 2004, 1973 और 1976। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन है ए, कि 1972 में है आपका वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है वो लागू हुआ था। लेकिन अगर एक चीज देखें कि जो ये अधिनियम आते हैं ये आपसे और भी पूछे जा सकते हैं, तो इसके साथ साथ हमें और भी याद करने चाहिए।
तो और की अगर हम बात करें तो जो आपके, आप मान के चलिए कि जो आपके 2020, 21, 22 या फिर 23, या फिर मान के चलिए कि 2010 के बाद में जो जो इनमें चेंज हुआ है, या फिर जो मान के चलिए कि इनमें कोई संशोधन हुआ है, क्या चीज हुई है, संशोधन हुआ है। तो ये जो संशोधन वाली चीज है ये आपसे पूछी जा सकती है। तो ये मैं चार पांच जो इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे आपका एक 2022 में जो राजस्थान, यहां से लिखवा देती हूँ, राजस्थान सार्वजनिक, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक, परीक्षा विधेयक, विधेयक 2020 में, ये आगे वाला थोड़ा सा डिलीट कर देती हूँ यहाँ से, ताकि आपको लिखने में ये आसानी हो जाए और आप अच्छे से इसको पढ़ पाए। अब बात करें राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक की, तो आपसे पूछा जा सकता है तो ये कब लागू हुआ, 24 मार्च 2022, 24 मार्च 2022। इसी के साथ साथ आपका जो पीछे नगर पालिका में ईओआरओ का एग्जाम हुआ था, तो उससे रिलेटेड जो आपका राजस्थान नगर पालिका विधेयक है, नगर पालिका विधेयक, तो इसमें संशोधन हुआ है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है क्योंकि ये करंट का है, यानी अभी थोड़े दिन पहले हुआ है। तो राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक, विधेयक, और ये भी कब का है, ये भी 2022 का है। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 23 मार्च 2022, 23 मार्च 2022। इसके साथ ही आपसे पूछा जा सकता है, जो बहुत बार पूछा जाता है, और वो कौन सा पूछा जाता है, राजस्थान जैव विविधता नियम, राजस्थान जैव विविधता, विविधता नियम, नियम 2010, 2010 है। और ये जो आपका है, ये जैव विविधता जो एक्ट 2002 था उसी का है ये जैव विविधता नियम। तो अगर आपसे पूछ ले राजस्थान जैव विविधता नियम कब का है, तो 2010 का है। और आपसे क्या पूछा जा सकता है, एक आपसे पूछा जाता है कि सूचना का अधिकार नियम, सूचना का अधिकार नियम, अधिकार अधिनियम, अधिनियम ये कब लागू है, 2005 का है। तो लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 को। तो ये आपके लिए तीनों चारों इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से इनको ध्यान में रख लेना। आप एक बार फिर इसको रिकॉल कर लेना, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 24 मार्च 2022 को, राजस्थान नगर पालिका विधेयक है ये, इसमें संशोधन कब हुआ था, 23 मार्च 2022 को हुआ था। राजस्थान जैव विविधता नियम 2010 का है, जो कि कौन से एक्ट का, जो जैव विविधता एक्ट 2002 था उसका है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, 12 अक्टूबर 2005 को। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 1972 में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तो अगर हमें ये चार भी याद हो जाते हैं तो और अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका हिस्ट्री में एकीकरण से। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस शासक ने ये शब्द कहे थे, अलवर के महाराजा तेज सिंह ने, धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह ने, उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह ने, और बांसवाड़ा के महारावले चंद्रवीर सिंह ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। बांसवाड़ा के जो महारावल चंद्रवीर सिंह थे, उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। अब ये तो इन्होंने बात कह दी। अब इसके साथ हमसे और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब विल्य पत्र की बात आती है तो हमें दो चीज याद होनी चाहिए कि विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम शासक कौन था, प्रथम शासक कौन था। तो सबसे पहले तो याद होगा कि वो शासक कहाँ का था, वो शासक है वो बीकानेर का था, बीकानेर का शासक था। कौन था, तो बीकानेर का शासक शार्दुल सिंह, महाराजा शार्दुल सिंह। अब शार्दुल सिंह हो गया। अब आपसे पूछा जा सकता है इन्होंने कब किया था, तो इन्होंने 7 अगस्त 1947 को। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो गया कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक थे बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह, जिन्होंने 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किया था। अब हमने प्रथम का पढ़ लिया, तो हमें अंतिम का पढ़ना चाहिए। और अंतिम कौन थे, अंतिम थे आपके धौलपुर के महाराजा। अंतिम मैं यहां लिख देती हूँ, अंतिम शासक,
अंतिम शासक कौन थे? धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह थे। और इन्होंने कब किया था? इन्होंने साइन किया था 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को। तो तीनों चीजें आपको अच्छे से याद करनी है। कौन सी? विल्य पत्थर पर जो प्रथम शासक थे वो कहाँ के थे? बीकानेर के थे, शार्दुल सिंह थे। 7 अगस्त 1947 को साइन किया था। अंतिम शासक आपसे पूछ ले तो अंतिम थे धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह, जिन्होंने 14 अगस्त 1947 को साइन किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी रहेगा। अब हम बढ़ेंगे आगे और अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रमुख पूर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा है, वो किस नदी के किनारे स्थित है? इसकी बात करें तो बेलन नदी, घग्गर नदी, कोठारी और लूणी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है बी। जो तिलवाड़ा स्थान है, जगह है, वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगर हम तिलवाड़ा से देखें, जो तो तिलवाड़ा तिलवाड़ा है ये, सॉरी मैंने आपको घग्गर नदी, ये जो घग्गर नदी है वो तलवाड़ा है, तलवाड़ा झील है। मैं थोड़ा सा इसको, ये आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा लूणी नदी के। इसने तिलवाड़ा पूछा है। अब ये मैं आपको बताते समय कंफ्यूज हो गया तो, लेकिन मैं आपका कंफ्यूज है ये क्लियर करूंगी। सबसे पहले अगर तिलवाड़ा स्थान का है ना, तो वो होता है लूणी नदी के किनारे। अब तिलवाड़ा से संबंधित मैं आपको एक दो चीजें बता देती हूँ। लूणी नदी के किनारे है वो तिलवाड़ा। तिलवाड़ा पशु मेला भरता है, तिलवाड़ा पशु मेला, पशु मेला भरता है। और ये मेला अगर आपसे पूछ ले कब भरता है, तो चैत्र माह में, चैत्र माह में बढ़ता है। यानी चैत्र माह कब होता है? आपके मार्च अप्रैल में बढ़ता है, मार्च अप्रैल में। अब से 1-2 महीने बाद में बढ़ेगा। और आपसे अगर पूछ ले कि जो ये तिलवाड़ा पशु मेला है क्यों भरा जाता है, क्योंकि मलिनाथ जी है उनकी याद में भरा जाता है, मलिनाथ जी की याद में, जी की याद में भरा जाता है। अब ये तो हमारा जो तिलवाड़ा से संबंधित था, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन बन गए कि तिलवाड़ा है वो बाड़मेर में आता है, लूणी नदी के किनारे है ये स्थान। तिलवाड़ा पशु मेला बढ़ता है जो कि चैत्र माह या मार्च अप्रैल में बढ़ता है, मलिनाथ जी की याद में बढ़ता है। अब जो कंफ्यूजन था वो क्या था घग्गर नदी वाला? वो ये था कि ये है तिलवाड़ा और एक आता है तलवाड़ा। तलवाड़ा आपने झीलों में पढ़ा होगा, तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील जो कि कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में, जो कि कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। अब तिलवाड़ा तलवाड़ा में कंफ्यूज मत होना, तिलवाड़ा है ये जगह बाड़मेर में, तलवाड़ा झील है वो कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है। और जो घग्गर नदी से इसमें पानी है वो जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ अस्तित्व में आया। मत्स्य संघ के राज प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? तो प्रथम चरण पूछा है तो हमें प्रथम चरण पूरा अच्छे से कवर होना चाहिए। शोभाराम कुमावत, उदयभान सिंह, तेज सिंह और गोपीलाल यादव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जो राज प्रमुख की बात पूछे तो राज प्रमुख थे उदयभान सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बी। अब हमसे क्या पूछा जाएगा कि जो प्रथम चरण है मत्स्य संघ, प्रथम चरण मत्स्य संघ, इसमें आपसे पूछा जाए कि कितने रियासतें थी, कितनी रियासतें थी और कितने ठिकाने थे, ठिकाने। तो आप याद रखना कि जो मत्स्य संघ जो प्रथम जो राजस्थान का प्रथम चरण था उसमें मत्स्य संघ था, उसमें 4 तो आपकी रियासतें थी और एक ठिकाना था। 4 रियासतें कौन कौन सी थी? आपकी रियासतें भी आपको याद होनी चाहिए, अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, धौलपुर। ये तो थी आपकी 4 रियासतें। ठिकाना आपसे पूछ ले तो ठिकाना कौन सा था? नीमराणा, जो कि अलवर में था, नीमराणा ठिकाना था। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आपसे ये तो पूछ लिया कि जो राज प्रमुख है वो कौन थे, तो वो थे उदयभान सिंह। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री बने थे आपके शोभाराम कुमावत। अब ये पूछा गया तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका उद्घाटन है वो किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। उद्घाटन आपसे पूछ ले तो उद्घाटन किसने किया था? ये किया था एनवी गोडगिल ने, एनवी गोडगिल ने, एनवी गोडगिल ने। अगर आपसे पूछ ले कि राजधानी किसको बनाया गया था, तो राजधानी बनाया गया था
राजधानी बनाया गया था अलवर को। तो आपका ये पूरा का पूरा प्रथम चरण है, ये कवर हो गया। प्रथम चरण से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब कुछ क्वेश्चन क्या आएगा कि प्रथम चरण है, उसमें रियासतें कितनी थी? 4 थी। ठिकाने कितने थे? 1 थे। अलवर, करौली, भरतपुर, धौलपुर 4 रियासतें थी। नीमराणा एक ठिकाना था। इसके जो राज प्रमुख है वो उदयभान सिंह थे। पीएम है प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे। उद्घाटन एडमी गोडगिल ने किया था। और राजधानी कौन बनी थी? अलवर बनी थी। तो ये सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से कवर हो गए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान में किस जिले में नक्की झील स्थित है? अलवर, अजमेर, सिरोही और उदयपुर। जो हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है सी, सिरोही। हम बात करें नक्की झील की तो नक्की झील माउंट आबू में स्थित है। और नक्की झील की बात करें तो ये मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। राजस्थान में सबसे ऊंची झील, ऊंची झील है। और इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है? और इससे क्वेश्चन बन सकता है कि नक्की निक्की झील है, नक्की झील है, इसके बारे में एक किंवदंती है कि इसको देवताओं के नाखूनों से देवताओं ने बनवाया था। जैसे नाखूनों से उस चीज को खोद खोद कर है वो बनाया था। ये जो नक्की झील के बारे में है एक किंवदंती है। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सी हो जाएगा कि सिरोही में पड़ती है नक्की झील। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी की स्थापना कब की गई थी? सबसे पहले तो ये बात आ गई, क्या बात आ गई कि इसमें ये पूछा है कि जो ये आफरी, यानी आपसे पूछ ले कि आफरी की फुल फॉर्म क्या है, तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, आफरी स्थापना 1981, 87, 85 और 1989 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। आपसे पूछे, डेट भी पूछे तो 30 जून, 30 जून 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। आफरी के साथ साथ आपको पूछा जा सकता है काजरी। काजरी आपका CAZRI। ठीक है, ये आपका काजरी आपका। और शुष्क वन अनुसंधान है आफरी। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। दोनों चीजें आप ध्यान रखना, काजरी और आफरी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25 से 26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित किया था? शार्दुल सिंह जो बीकानेर के थे, स्वाईमान सिंह, भूपाल सिंह और जवाहर सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, भूपाल सिंह। भूपाल सिंह थे, इन्होंने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित किया था। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इन्होंने राजस्थान यूनियन कौन से क्षेत्र को बनाना चाहा था? तो इन्होंने राजस्थान, राजस्थान, इसके साथ साथ गुजरात, गुजरात और मालवा को संयुक्त रूप से है वो क्या बनाना चाहता? राजस्थान यूनियन बनाना चाहता। लेकिन ये सफल नहीं हो पाए थे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगर हम बात करें, ये बात ही आ गई संघ बनाने की, तो इससे अलावा एक और संघ था, वो कौन सा था? ये था आपका हाड़ौती संघ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाड़ौती संघ बनाने का जो प्रयास है वो किसने किया था सबसे पहले? तो वो तो हम देखेंगे कि भीम सिंह, महाराजा भीम सिंह ने किया था। अब अगला आपसे पूछा जा सकता है कि हाड़ौती संघ है वो किस किस क्षेत्र को बनाने का प्रयास किया था? तो आप याद रखना, कोटा, बूंदी और झालावाड़, झालावाड़। तो ये चीजें, तीन चीज इसमें इंपॉर्टेंट होती है। कौन सा संघ? हाड़ौती संघ। और किस शासक ने प्रयास किया था? भीम सिंह ने किया था। इस क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते थे? कोटा, बूंदी और झालावाड़। इसी के साथ है एक वागड़ संघ बनाने का प्रयास भी हुआ था, वागड़ संघ। और ये प्रयास किया था डूंगरपुर के शासक थे, डूंगरपुर के शासक। और डूंगरपुर के शासक कौन थे? डूंगरपुर के शासक थे लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह, जिन्होंने
वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था। तो आप तीनों चीज याद रखना, राजस्थान यूनियन में राजस्थान, गुजरात, मालवा को संयुक्त रूप से प्रयास किया गया भूपाल सिंह के द्वारा, हाड़ौती संघ भीम सिंह के द्वारा प्रयास किया गया कोटा, बूंदी, झालावाड़ को, और वागड़ संघ बनाने का प्रयास डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह के द्वारा किया गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है अंग्रेजी पत्तर। अंग्रेजी पत्तर पीप का संबंध है वो निम्न में से किससे था? विजय सिंह पथिक के द्वारा, जय नारायण व्यास के द्वारा, राम नारायण चौधरी और हीरालाल शास्त्री। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा ये बनेगा कि जो समाचार पत्र पीप है वो किस भाषा का है? किस भाषा का है? तो भाषा इसमें कौन सी आ जाएगी? ये अंग्रेजी समाचार पत्र था। अंग्रेजी समाचार पत्र, ये जो हमारे क्वेश्चन में इसका आंसर दिया हुआ है। दूसरा कि इसका संबंध किस से है? तो इसका संबंध है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जय नारायण व्यास जी से। ये हो गया। अब इससे आपका और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो जय नारायण व्यास जी है उन्होंने और भी कोई जो समाचार पत्र थे उनका संपादन किया होगा। तो इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने एक और पत्र था आगीबाण। आगीबाण इंपॉर्टेंट है ना, आगीबाण। इसका संपादन किया था, कब किया था? 1937 ईस्वी में किया था। कहां से किया था? ब्यावर से किया था। अब हमने पढ़ा कि जो पीप समाचार पत्र है वो अंग्रेजी भाषा से था। तो हमारा पूछा जा सकता है कि जो ये आपका आगीबाण है ये कौन सा समाचार पत्र है? तो इससे इंपॉर्टेंट ये बनता है कि राजस्थानी भाषा का, राजस्थानी भाषा का समाचार पत्र था और राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र, समाचार पत्र तो इंपॉर्टेंट हो गया ना। एक तो आपसे पूछा जा सकता है आगे बाण का संपादन कब हुआ? 1937 में हुआ। कहां से हुआ? ब्यावर से हुआ। किसने किया? जयनारायण व्यास जी ने किया। और कौन सी भाषा में था? तो राजस्थानी भाषा में था। एक बन सकता है क्वेश्चन की राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो वो है आगे बाण। और आपसे क्या क्वेश्चन बन सकता है? और आपसे जो क्वेश्चन बनेगा वो आपसे जो एक इंपॉर्टेंट आता है प्रताप समाचार पत्र। प्रताप समाचार पत्र की बात करें तो ये इसका जो संपादन हुआ था 1913 में हुआ था। अगर प्रकाशन पूछे कि कहां से हुआ था तो कानपुर से हुआ था। कानपुर से। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि इसका जो संपादन है वो किया था गणेश शंकर विद्यार्थी ने। किसने किया था? गणेश शंकर विद्यार्थिनी। ये इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है। ये इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो प्रताप समाचार पत्र के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। एक आपके यंग इंडिया नाम से भी आता है समाचार पत्र। यंग, यंग राजस्थान, यंग राजस्थान। अगर यंग राजस्थान की बात करें तो इसका जो संपादन आपसे पूछ ले तो 1929 में हुआ था। ठीक है। कहां से हुआ था? तो ये इनका संपादन किया था आपके राम नारायण चौधरी जी ने। राम नारायण चौधरी, चौधरी ने। और ये भी अंग्रेजी का समाचार पत्र था। अंग्रेजी का समाचार पत्र था, लेकिन खास बात ये है कि ये साप्ताहिक था। साप्ताहिक था। तो इसमें मैंने 3-4 और अलग से आपको बताने की कोशिश की ताकि ये भी आपके माइंड में रहे और आगे हम कभी इनका रिवीजन करें तो ये आपकी यादें आ जाए। तो याद रखना आप। और इनके साथ साथ जो आपके ये जय नारायण व्यास जी है इन्होंने एक दो जो आपके और थे उनका भी किया था। जैसे एक तरुण राजस्थान का किया था वो था। तो तरुण राजस्थान है ये ब्यावर से था। जो तरुण राजस्थान है ब्यावर से था। 1923 में उनका किया था। और एक तरुण राजस्थान का विजय सिंह पथिक जी ने भी किया था, लेकिन वो कहां से था? अजमेर से था। ठीक है। तो इन सब चीजों को भी आप थोड़ा ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है। ये सभी चीजें मैं इतनी डिटेल से आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि अभी आपके पास इन सभी वैकेंसी के लिए काफी टाइम है एक संगणक को छोड़कर। लेकिन संगणक में अभी आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो उसका रिवीजन हो रहा है। और इन सब के लिए आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा है। और राजस्थान कोऑपरेटिव के जो बच्चे हैं राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक का जो एग्जाम देंगे तो उनके लिए ये क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन और ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतने डिटेल से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वाद विवाद शैली में लिखे गए चोपड़ा संबंधित है। अब सबसे पहले तो चोपड़ा है क्या और ये कौन से शैली में लिखे गए, किसके द्वारा लिखे गए, सारे हम अच्छे से इसमें पढ़ेंगे। वाद विवाद शैली में लिखे गए चोपड़ा एक ग्रंथ है। ग्रंथ है किसके द्वारा? लालदासी संप्रदाय से, रामस्नेही संप्रदाय से, निष्कलंक संप्रदाय से और निम्बारक संप्रदाय से।
राइट आंसर होगा ऑप्शन है सी, जो निष्कलंकी संप्रदाय है उनसे संबंधित है चोपड़ा ग्रंथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि चोपड़ा ग्रंथ है वो किस शैली से संबंधित है, तो वाद विवाद शैली से संबंधित है, निष्कलंकी संप्रदाय है उससे संबंधित है। अब इसमें मैं आपको और चीजें भी बताऊंगी कि जो चोपड़ा ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखे गए थे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो चोपड़ा ग्रंथ है इसमें है क्या। तो ये जो संत माऊजी थे, संत माऊजी, संत माऊजी के उपदेश है चोपड़ा ग्रंथ में। चोपड़ा ग्रंथ में उनके उपदेश है। अब संत माऊजी कौन थे? संत माऊजी है वो निष्कलंकी संप्रदाय है उसके प्रवर्तक थे। उसके प्रवर्तक कौन थे? संत माऊजी। माऊजी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपके साबला गांव, साबला गांव में। और साबला गांव है वो कहाँ पड़ता है? सभी को पता है, डूंगरपुर में पड़ता है। डूंगरपुर में पड़ता है। आपने डूंगरपुर में वैष्णो धाम भी देखा होगा, ठीक है, वेणेश्वर। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि जो निष्कलंक की संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, प्रमुख पीठ पूछी जा सकती है, तो प्रमुख पीठ भी कौन सा है? साबला गांव है। तो आप याद रखना, निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक थे संत माऊजी। निष्कलंकी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? साबला गांव है, जहां पर संत माऊजी का जन्म हुआ था। और जो चोपड़ा ग्रंथ है उसमें माऊजी के उपदेश है वो दिए गए हैं। और क्या क्वेश्चन बन सकता है आपका इससे, कि जो संत माऊजी है उनको निष्कलंकी या फिर कृष्ण का अवतार माना जाता है, कृष्ण का अवतार है वो माना जाता है। आपसे और ये चीजें भी पूछी जा सकती है, जो आपका ये चोपड़ा ग्रंथ है ना, इस चोपड़ा ग्रंथ में जो तीसरा विश्व युद्ध हुआ था, तीसरा विश्व युद्ध, विश्व युद्ध हुआ था उसकी भविष्यवाणी, तीसरा विश्व युद्ध की भविष्यवाणी चोपड़ा ग्रंथ में की गई थी। भविष्यवाणी चोपड़ा ग्रंथ में है वो की गई थी, तो ये चीज भी आप याद रख सकते हो। और जो संत मावजी थे इन्होंने ही वेणेश्वर धाम है उसकी स्थापना की थी। वेणेश्वर धाम की स्थापना, धाम की स्थापना है इन्होंने की थी। और अगर आपसे पूछ ले कि जो चोपड़ा ग्रंथ है अभी कहाँ पर स्थित है, यानी कहाँ रखे हुए हैं, तो जो सुथारों का मंदिर है, सुथारों के मंदिर में। और ये मंदिर कहाँ है? ये मंदिर है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा, वहां पर ये जो चोपड़ा ग्रंथ है ये रखे गए हैं। तो इससे आपके काफी सारे क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाते हैं कि जो चोपड़ा ग्रंथ है किससे संबंधित है? संत माऊजी से संबंधित है। क्यों? संत माऊजी के इसमें उपदेश दिए गए हैं, वाद विवाद शैली में लिखे गए हैं। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की गई थी, तो चोपड़ा ग्रंथ में की गई थी, जो कि निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक संत मावजी के द्वारा लिखे गए थे। और संत मावजी को निष्कलंकी या कृष्ण का अवतार माना जाता है। और अगर आपसे पूछ ले निष्कलंकी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, तो सांबला गांव डूंगरपुर में है। तो ये सारी चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा और भाट नहरें निकलती हैं। अगर आपसे ये पूछ ले तो राजसमंद दिया गया है, दूसरा उदय सागर, जयसमंद और सिलीसेट झील। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जयसमंद। जयसमंद की बात करें तो जयसमंद को आप सभी को पता हो एक और नाम से भी जाना जाता है। कौन सी झील है? डेब्बर झील के नाम से, डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। पहला क्वेश्चन आ गया, राजस्थान की जैसमंद झील या डेबर झील से श्यामपुरा और भाट नहरें निकलती हैं। आपसे पूछा जाए कि उदयपुर में सिंचाई की सुविधा, सिंचाई सुविधा किन नहरों से प्राप्त होती है? तो सिंचाई की सुविधा है वो इन्हीं नहरों से, श्यामपुरा और भाट नहरों से प्राप्त होती है। श्यामपुरा और भाट नहरें हैं, उनमें पानी कहाँ से आता है? तो जयसमंद यानी ढेबर झील से आता है। जयसमंद ढेबर झील की बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या बनती है? एक तो बनती है कि राजस्थान में मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। और मीठे पानी की झील, पहली बात तो ये आ गई। और मीठे पानी की मानव निर्मित मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है,
सबसे बड़ी झील है, बड़ी झील है। दो चीजें याद रखना, ढेबर झील मीठे पानी की झील है और राजस्थान में मीठे पानी की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? ढेबर झील है। ठीक है। अब आपसे और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण है वो किसने करवाया था? निर्माण आपसे पूछ ले तो आप लिख देना कि जो महाराजा जय सिंह थे, महाराजा जय सिंह, उनके द्वारा निर्माण करवाया गया। कब करवाया गया? 1685 से 1691 में करवाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट हो गया ना। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। ढेबर झील यानी जैसमंद झील है वो राजस्थान की मीठे पानी की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। निर्माण जयसिंह के द्वारा 1685 से 1691 में करवाया गया था। और आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जयसमंद झील है इसमें जलापूर्ति कहाँ से होती है? जलापूर्ति तो आप याद रखना गोमती नदी से होती है, गोमती नदी से होती है। और आपसे पूछा जा सकता है कि जयसमंद झील है उस पर 7 टापू बने हुए हैं, टापू बने हुए हैं। और यहाँ पर मीणा जनजाति और भील जनजाति के लोग हैं वो निवास करते हैं, जनजाति के लोग हैं वो निवास करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि एक आइसलैंड, आइसलैंड रिसोर्ट है यानी एक होटल है, होटल है, वो भी कहाँ स्थित है? वो भी इसी झील के किनारे पर स्थित है, जैसमंद झील के किनारे पर स्थित है। तो मैंने काफी सारी चीजें चीजें आपको इस बारे में बताई है कि उदयपुर में सिंचाई सुविधा है वो श्यामपुरा और भाट नहरों के द्वारा उनको उपलब्ध करवाई जाती है, जो कि जैसमंद झील यानी ढेबर झील से निकलती है। जैसमंद झील को जल आपूर्ति है वो गोमती नदी के द्वारा होती है। और जैसमंद झील पर 7 टापू बने हुए जहां पर मीणा और भील जनजाति निवास करती है। और जैसमंद झील के किनारे आइसलैंड रिसोर्ट यानी एक होटल बना हुआ है। और जैसमंद झील है उसका निर्माण महाराजा जय सिंह ने 1685 से 1691 में करवाया था। और जैसमंद झील है वो राजस्थान की मीठे पानी की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संप्रदाय संत माऊजी के द्वारा स्थापित किया गया है? राम स्नेही संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय और निरंजनी संप्रदाय। ये जो आपका क्वेश्चन है ये ARO जो का एग्जाम हुआ था 30 अगस्त 2022 को उसमें आया हुआ है। और उसी में जो पीछे हमने बात की थी ना कि चोपड़ा ग्रंथ वाली, चोपड़ा ग्रंथ वाली, वो भी किस में आया हुआ था? वो भी इसी एग्जाम में आया हुआ था। तो आप देख लीजिए एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ गए। अब कौन सा संप्रदाय संत माऊजी से संबंधित है? हमने पीछे ही पढ़ा था निष्कलंकी संप्रदाय। और इसके बारे में क्या पढ़ा था कि निष्कलंकी संप्रदाय है उसके प्रवर्तक, इसका हमने क्या पढ़ा था कि इसके जो प्रवर्तक है वो कौन है? संत माऊजी है, संत माऊजी है, संत माऊजी है। इनका जो इनके जो उपदेश है वो किस ग्रंथ में दिए गए हैं? चोपड़ा ग्रंथ में दिए गए हैं। और इनकी जो निष्कलंकी संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ हमने पढ़ी थी, प्रमुख पीठ हमने कहाँ पढ़ी थी? साबला गांव में। और साबला गांव कहाँ पड़ता है? साबला गांव डूंगरपुर में पड़ता है। ठीक है। और इन्होंने ही है वो विनेश्वर धाम की स्थापना की थी। इनके बारे में पूछे कि जो चोपड़ा ग्रंथ में है, राजस्थान का ऐसा ग्रंथ है जिसमें तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की गई है। तो ये सारा हमने इसमें पढ़ा था जो कि आपको एक बार फिर मैंने छोटा सा रिवीजन करवा दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उत्तरें दीजिए। बात क्या है कि हमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है कि इस साइड जिले दी गई है, इस साइड है वो जिले या स्थान दिया गया है कि किस स्थान में ये जिले पड़ती हैं। सबसे पहले मोती झील, भुज झील, आनंद सागर झील और तलवाड़ा झील। अगर आपको पता होगा तो मैंने तलवाड़ा झील के बारे में इसी क्लास में आपको बताया था, तो इसका तो आप सभी को पता चल जाएगा कि यह पड़ती है हनुमानगढ़ में। तलवाड़ा झील की बात करें तो जो तलवाड़ा झील है ये राजस्थान की सबसे नीची झील है, राजस्थान की सबसे नीची झील, सबसे नीची झील है। ठीक है, नीची झील। और इसमें पानी कहाँ से मिलता है? इसमें पानी है वो घग्गर नदी से मिलता है कहाँ पे? हनुमानगढ़ में है। 3 चीजें याद रखोगे आप। दूसरा आपकी आती है मोती झील, तो मोती झील है ये भरतपुर में है, मोती झील है भरतपुर में है। इसके बारे में काफी चीजें जो आपको याद रखनी है। मोती झील,
मोती झील के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो सबसे पहली बात यह है कि इसको भरतपुर की जीवन रेखा बोला जाता है। भरतपुर की जीवन रेखा, जीवन रेखा बोला जाता है। दूसरा इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरा इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि आपसे बहुत बार पूछा जाता है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, शैवाल। पेन का कलर दूसरा करती हूं मैं, इसमें थोड़ा सा आपको देखने में सही नहीं दिखेगा। नील हरित शैवाल, इसकी बात करें तो नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त की जाती है। नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त की जाती है। और ये एकमात्र कौन सी झील है, मोती झील है, प्राप्त की जाती है। एक आपसे पूछा जा सकता है कि मोती झील के किनारे पर, मोती झील के किनारे पर एक कारगिल, कारगिल उद्यान पार्क स्थित है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मोती झील से अगर पूछ ले कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण करवाया था महाराजा सूरजमल ने। महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण है वो करवाया था। पूछ ले कि जल की आपूर्ति है, यानी जलापूर्ति है वो कहां से प्राप्त होती है, तो जलापूर्ति है जो रूपारेल नदी है, रूपारेल नदी को रोककर है इसको बनाया गया है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। तो मोती झील के बारे में काफी सारी चीजें, मोती झील भरतपुर में है, भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है। नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद यहाँ से प्राप्त की जाती है। इसके किनारे कारगिल उद्यान पार्क है। निर्माण सूरजमल, महाराजा सूरजमल ने जो भरतपुर के थे उन्होंने करवाया था। जल आपूर्ति है वो रूपारेल नदी को रोककर की गई है, यानी इसको रूपारेल नदी को रोककर इसको बनाया गया है। अगली है बुझ झील। बुझ झील की बात करें तो ये कहां पे है, ये है जैसलमेर में। बुझ झील की बात करें तो ये जैसलमेर में है। बुझ झील से अपन को और क्या याद रखना है कि ये है कहां, तो ये रूपसी गांव में है, रूपसी गांव में। दूसरा इससे क्या है कि इससे कौन सी नदी से इसकी जल आपूर्ति होती है, तो काकनी नदी, काकनी भी बोल देते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मसूरदी नदी भी बोलते हैं, मसूरदी नदी। तो ये आप ध्यान रखना, काकनी या मसूरदी नदी से इस झील को जल आपूर्ति होती है। और अगला एक बच गया आनंद सागर झील, तो ये कहां पे है, बांसवाड़ा में है। इससे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसी को बाई का तालाब कहते हैं, बाई का तालाब। ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाई का तालाब है, आनंद सागर झील को कहते हैं, जो कि बांसवाड़ा में। मोती झील भरतपुर में, बुझ झील जैसलमेर के रूपसी गांव में, तलवाड़ा झील है वो हनुमानगढ़ के तलवाड़ा गांव में पड़ती है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है। इसकी बात करी जाए तो काली सिंध और चंबल, आहू और काली सिंध, चंबल और आहू, आहू और निवाज। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन है बी, आहू और काली सिंध नदियों के किनारे पे पड़ता है गागरोन का किला। अब ये तो गागरोन के बारे में आगे आपसे और भी पूछा जा सकता है, जैसे भैंसरोडगढ़ दुर्ग, भैंसरोड, भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहां पर है, ये दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है। किन नदियों के किनारे, चंबल और बामनी, चंबल और बामनी। अगर आपसे पूछ ले कोटा दुर्ग, ये सारे एक साथ लिखवा रही हूँ ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। चंबल नदी के किनारे कोटा में है। अगला है शेरगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग ये कहां पे है, धौलपुर में है, धौलपुर में है। किन नदियों के है, ये भी चंबल नदी के किनारे है, चंबल नदी के किनारे। अगला आपका आता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग ये चित्तौड़गढ़ में है। किन नदियों के किनारे है, बेड़च और गंभीरी, बेड़च और गंभीरी, गंभीरी। और कौन सा दुर्ग है, एक मनोहर थाना दुर्ग है, जो कि आप बहुत कम पढ़ते हो लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। मनोहर थाना दुर्ग कहाँ पड़ता है, ये आपके झालावाड़ में पड़ता है, झालावाड़ में स्थित है। किन नदियों के संगम पर है, परवन और काली सिंध, परवन और काली सिंध नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है। और कौन सा है, एक आपका जो ये शेरगढ़ है ये कौन सा है, ये धौलपुर में है। और एक शेरगढ़ आपका कहां पर भी है, शेरगढ़ बारा में भी है। और ये किस नदियों के किनारे है, बारा वाला परवन नदी के किनारे है, परवन नदी। दोनों को ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना।
और अगर हम बात करें काली सिंध और आहू की, हमने बात कर ली, गागरो नदी के किनारे है। और आपका जवाई नदी के किनारे एक स्वर्णगिरी दुर्ग भी आता है आपका। सुवर्णगिरी कहाँ पर पड़ता है? ये सुवर्णगिरी दुर्ग है, ये जालोर में पड़ता है। अगर ऐसे याद ना हो तो जवाई नदी का मैंने नाम लिया तो आपको वैसे भी पता चल जाना चाहिए। जवाई नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये कई मैंने 5-6 आपको बता दिए, तो आप अच्छे से इनको एक बार और देख लेना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भीम जी की डुंगरी स्थित है चित्तौड़ में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में और बेराट में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेराट, यानी जयपुर में। जयपुर में। आपको याद हो तो हमने कल पढ़ा था कि जो बेराट है, बेराट में 3 डुंगरी है ये। जैसे हमने एक पढ़ी थी भीम जी की डुंगरी, भीम जी की डुंगरी। और कौन सी है यहाँ पे? एक है आपके आपके इसमें किसकी है? राव जी की पहाड़ी, राव जी की पहाड़ी। और एक हमने कौन सी पढ़ी थी? बिज्जक की पहाड़ी, बिज्जक की पहाड़ी। ये तीनों कहाँ पे हैं? आपके बेराट में है। और बेराट सभ्यता है उसके, अगर आपसे पूछ ले कि उसका उत्खनन किसने किया था, उत्खनन आपसे पूछ ले तो दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने किया था, साहनी ने किया था। तो ये छोटी छोटी चीज भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन, जो कि हमने काफी अच्छे से व्याख्या के साथ पढ़े। और आपने अगर क्लास पूरी देखी है तो आप सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाओगे, क्योंकि क्लास है ही इतनी इंपॉर्टेंट। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।